नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ में, जहां हम आज एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि हम ये श्रृंखला शहीद आजम भगत सिंह को लेकर बनाने वाले हैं। उसमें कई तथ्यों, कई ऐतिहासिक पहलुओं से लेकर उन दस्तावेजों पर आधारित सभी साक्ष्यों पर हम बात करने वाले हैं जो अभी तक अनछुए रहे हैं या फिर आपकी पहुंच से बाहर रहे हैं। क्या कुछ कहा गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा, वो क्या सोचते थे युवा पीढ़ी के विषय में, वो क्या सोचते थे भारत देश के विषय में, वो क्या सोचते थे आने वाले कल के विषय में, और क्या कुछ उनका मानना था, ये सब कुछ हमने उनके कुछ दस्तावेजों में खंगालने की लगातार कोशिश की है। पिछले कई दिनों से लगातार हम इस विषय पर मंथन कर रहे थे और हमने वो जवाब तलाशने की कोशिश की जो आज तक हमें नहीं मिल सके हैं। इसलिए हमने उनके वो दस्तावेज चुने जो उनके आखिरी समय के दस्तावेज थे। इसलिए हमने अपनी इस श्रृंखला को नाम दिया है शहीद भगत सिंह के चंद आखिरी दस्तावेज। यहाँ हम जिक्र करेंगे बारी बारी से उन दस्तावेजों के अंदर छुपी हुई उन गूढ़ बातों के विषय में, जो कि शायद आपको एक नई दिशा दे सकें, नई सोच दे सकें और नए सामर्थ्य के साथ आप आगे बढ़ सकें। इसलिए हम सबसे पहला भाग जो हमारा है वो उसकी हम शुरुआत करेंगे, और इस भाग की जो संरचना है वो मुख्यतः एक पुस्तक जिसका नाम है ड्रीमलैंड, जो कि लाला रामचरण दास द्वारा लिखी गई थी। वो भी एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, जेल में बंद थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने के बाद उन्होंने आग्रह किया सरदार भगत सिंह से कि इसकी आप प्रस्तावना लिखिए। चूंकि भगत सिंह एक नास्तिक व्यक्ति थे पूरी तरह से, और ये पुस्तक जो थी उसमें भगवान का अच्छा खासा जिक्र था, तो विरोधाभास तो शुरू से ही उस पुस्तक से रहना था। तो उन्होंने उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि ये पुस्तक जो है उसकी भूमिका आप मुझसे मत लिखवाइए। अगर भूमिका आप लिखवाएंगे तो वो भूमिका जैसी नहीं लगेगी, आलोचना जैसी लगेगी, और प्रस्तावना जो है वो शुरू में लगती है। तो अगर मैं लिख भी रहा हूं तो इसको आप अंतिम भाग में लगवाइए किताब की, क्योंकि मेल नहीं खाते बहुत सारे विषय। तो इसमें से ही एक बिंदु को वो चुनते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या। जैसा कि हमने आपको बताया था अपने जिस दिन हमने जानकारी दी थी आपको कि हम इस श्रृंखला पर काम करेंगे, उस दिन हमने आपको बताया था कि पिस्तौल वाले भगत सिंह को आप अच्छे से जान चुके हैं, लेकिन पुस्तक वाले भगत सिंह के विषय में अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। शायद ही इतिहास के पन्नों में भगत सिंह से बड़ा कोई दार्शनिक हुआ हो। जो दर्शन उनकी चीज़ों में है, जो उनके तथ्यों में है, जो उनके बोलने में है, जो उनके भाषणों में है, और जो उन्होंने लिखा है कुछ दस्तावेजों के माध्यम से जो हमें मिलता है, वो ऐतिहासिक है। उस दर्शन को समझने के लिए भगत सिंह को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो केवल एक क्रांतिकारी, पिस्तौल हाथ में लेकर के जाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक बहुत महान दार्शनिक भी थे। अब दार्शनिक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस ड्रीमलैंड जो पुस्तक है, जो लाला रामचरण दास द्वारा लिखी गई है, उसकी भूमिका की शुरुआत में ही वो एक बात करते हैं कि क्रांति और विद्रोह में अंतर होता है। लोग चूक कर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि वो लड़ किस बात के लिए रहे हैं। तो क्रांति और विद्रोह, अब आप कहेंगे ये तो मिलते हुए शब्द लगते हैं, जो कि बिल्कुल समानार्थी से प्रतीत होते हैं या पर्यायवाची जैसे लगते हैं। क्रांति के लिए उन्होंने एक जो डेफिनेशन दी है, बहुत जो परिभाषा दी है, वो बिल्कुल शानदार तरीके से उन्होंने परिभाषा दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि क्रांति वो चीज है जिसमें क्रांति आप शुरू करते हैं और क्रांति के बाद आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसके बाद की प्लानिंग यानी कि व्यवस्थित योजना उस क्रांति का हिस्सा होती है कि आप जीतने के बाद आप क्या कुछ इस क्षेत्र में करने वाले हैं। यानी कि प्लान होना चाहिए। उनका कहना था कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, हम क्रांति कर रहे हैं, विद्रोह नहीं है ये। हम क्रांति करेंगे, हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भारत की जो व्यवस्थाएं होंगी उन पर भी हमें ध्यान देना होगा, उनके बारे में भी हमें बात करनी होगी कि उसके बाद हम कैसा भारत चाहते हैं। आप अंग्रेजों से आज़ादी तो ले लोगे, लेकिन उसके बाद करोगे क्या अगर आपके पास कोई योजना नहीं है। विद्रोह केवल क्षणिक होता है, आपने कुछ समय के लिए किया और उसके साथ वो चीज़ समाप्त हो जाती है। उसका केवल प्रभाव प्रदर्शित होता है और कुछ ही समय में, क्योंकि उसके पास एक योजना का अभाव होता है। आप एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, उन्होंने जिस तरह से उस बात को कहने की कोशिश की है कि क्रांति और विद्रोह में वही अंतर है जो एक नदी और एक नाले में होता है। नाले आपने देखे होंगे, अक्सर बरसात के दिनों में जैसे ही पानी आता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, बहने लगते हैं। अब जब वो नाले आगे बढ़ते हैं तो वो आगे जाकर के किसी पोखर में खत्म हो जाते हैं या किसी और चीज़ में जाकर के खत्म हो जाते हैं, लेकिन नदी पूरे वर्ष भर लगातार एक योजना के साथ बह रही है और उसी योजना के साथ वो समुद्र में जाकर के मिलती है। उसको बरसात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पानी गंदला हो सकता है,
कभी जब बरसात के दिन ना हो तो स्वच्छ पानी के साथ वो समुद्र में मिलती है, लेकिन बरसात में जब पानी गंदा हो जाता है उसके साथ भी उसका लक्ष्य निर्धारित है। तो वो कहते थे कि नदी की तरह बहना होगा, एक योजना के साथ बहना होगा, और वही क्रांति है। जो वो युवा साथियों को संदेश देते थे, वो कहते थे कि आप विद्रोह करके बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं ला पाओगे। आपको अगर परिवर्तन लाना है, देश बदलना है, समाज बदलना है, दुनिया बदलनी है, तो एक व्यवस्थित योजना आपके पास होनी चाहिए। और अगर योजना आपको करनी है तो उसके लिए आपको अध्ययन करना होगा, आपको नियमावली जाननी होगी, आपको अपने इतिहास से सीख लेनी होगी, आपको विभिन्न आंदोलनों के विषय में पता होना चाहिए, कहाँ से क्या परिवर्तन इस संसार के अंदर आए हैं। रूसी क्रांति के विषय में वो बार बार बात करते थे। तमाम बातें ऐसी हैं जो कि उन्होंने कही थी और साफ उनका स्पष्ट कहना था। इसके साथ ही वो जब कहते थे कि नाला जो है वो नदी में जाकर के मिल जाए, यानी कि विद्रोह की दिशा आगे जाकर के क्रांति में तब्दील हो जाए, तो उसका सफल होना तय है। वो पहुंचेगा, अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, लेकिन नाले की परिणति तभी होगी वो जाकर के आगे नदी बन जाएगा। यानी कि जब विद्रोह क्रांति बन जाता है तभी उससे सही तरीके से एक लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं और जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। तो क्रांति कीजिए, विद्रोह केवल पर्याप्त नहीं है। क्रांति की शुरुआत विद्रोह से हो सकती है, लेकिन उसे सही समय पर क्रांति का स्वरूप देना बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए आपको योजना की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक समझ की आवश्यकता पड़ेगी और जिसके लिए आपको एक बेहतर ढंग की सोच की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हमने आपको जानकारी दी, जो कि सरदार भगत सिंह अक्सर कहा करते थे कि क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है ये जानकारी आप तक पहुंची होगी। और जैसा कि हमने कहा था कि भगत सिंह जो हैं वो एक बड़े दार्शनिक हैं, तो दार्शनिक के तरीके से अगर उनको लिया जाए तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंड लेयर ट्रुथ की इस श्रृंखला के माध्यम से हम अगले कुछ भागों में आपको कुछ किस्से और कहानियां भी सुनाएंगे, कुछ तथ्य भी आपके सामने रखेंगे, कुछ जानकारियां भी आपके सामने रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही रोचक साबित होने वाली हैं। और जानकारियां इतनी सटीक हैं जो कि तथ्यों पर आधारित हैं, जिन्हें सुनने और समझने के बाद आपको अपने इतिहास की जानकारी होगी। तो आप सेकंड लेयर ट्रुथ की इस श्रृंखला का हिस्सा बने और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार इस श्रृंखला के माध्यम से नए नए भाग डालने वाले हैं, जिनमें वो अहम दस्तावेज हम आपके सामने रखने वाले हैं जो आज तक आपसे अछूते हैं। हमारे पहले भाग में फिलहाल इतना ही। अगले भाग यानी कि दूसरे भाग के साथ जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।